हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दर्द दिन हर्ट। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर्स इन नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र क्या है, कैसे उसकी शुरुआत हुई, द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, सोसाइटल थ्योरी, इट्स सिग्निफिकेंस, इट्स स्ट्रक्चर, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर्स इन नाट्यशास्त्र। ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आप अगर जाएंगे तो आपको पहले के दोनों पीपीटीज मिल जाएंगे अबाउट नाट्यशास्त्र। तो लेट्स बिगिन। नाट्यशास्त्र, तो नाट्यशास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू द सेज भरत मुनि। उनको रचयिता कहा जाता है नाट्यशास्त्र का। एंड नाट्यशास्त्र भारत की सबसे पुरानी, भारत की क्या दुनिया की सबसे पुरानी टेक्स्ट है ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स कवरिंग थिएटर, डांस एंड म्यूजिक। इसे कहते हैं एक फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट्स, पर्टिकुलरली फॉर द क्लासिकल डांस एंड ड्रामा। और ये जो वर्क है, इसे माना जाता है कि 200 बीसी से 200 सी के बीचों बीच के समय में इसको लिखा गया था। एंड इट कंटेन्स अ टोटल ऑफ 36 चैप्टर्स। तो हम यहाँ पे इन 36 चैप्टर्स के बारे में अभी जानेंगे, बिकॉज इफ यू आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी और सीवेट और यूजीसी नेट, ये और कोई भी ऐसा एग्जाम, निपुण विशारद का एग्जाम हो, डांस के अलग अलग बोर्ड के एग्जाम्स हो, टेट के एग्जाम हो, जो भी हो, इन चैप्टर्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिकॉज अगर आपको चैप्टर्स के हिसाब से पता है कि कौन से चैप्टर में किस विषय पे आलोचना की गई है नाट्यशास्त्र के, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड एग्जामिनर के लिए भी ये क्लियर है कि इस व्यक्ति को नाट्यशास्त्र के बारे में सब कुछ आता है। तो चैप्टर्स इन नाट्यशास्त्र, जैसे कि नाट्यशास्त्र में 36 चैप्टर हैं। तो इसका पहला चैप्टर शुरू होता है ओरिजिन ऑफ धर्म, मतलब नाट्योत्पत्ति से। तो यहाँ पे डिवाइन ओरिजिन से कहानी शुरू होती है। एंड कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने आइडिया दिया था भरत मुनि को कि आप ऐसे ऐसे करके एक शास्त्र की रचना करें जिसमें प्रॉपरली जीने का जो तरीका है, सलीका है, वो लोगों को सिखाया जा सके एंड लोग इजीली सीख भी जाए। बिकॉज बाकी जो शास्त्र ग्रंथ है वो बहुत डिफिकल्ट है, लोगों को समझाना काफी मुश्किल है। और ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट किया था बाकी देवताओं ने, बिकॉज उस समय अम, दुनिया का ये जो है ना, मॉरलिटी बहुत डाउन हो गया था। सो इस तरह से ओरिजिन ऑफ ड्रामा, नाट्य उत्पत्ति हुई। क्रिएशन ऑफ द स्टेज, रंगपीठ, इसके बारे में डिस्कस किया गया है चैप्टर 2 में। इसमें डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिएटर एंड लेआउट सुटेबल फॉर द परफॉर्मेंसेस। किस तरह से कौन सा पार्ट होना चाहिए, बैठने की जगह कैसी होनी चाहिए, कौन सी कम्युनिटी कहाँ पर बैठे, कैसे परफॉर्मेंस किया जाए, परफॉर्मेंस का गेट कैसे होना चाहिए, एंट्री कैसी होनी चाहिए, एग्जिट कैसी होनी चाहिए, सारी चीजें चैप्टर 2 में डिस्कस की गई हैं। चैप्टर 3 में वर्शिप ऑफ द डेटीज ऑफ द स्टेज। तो जैसे कि नृत्य, नाट्य, संगीत, ये तीनों चीजें ही भारतीय परंपरा के अनुसार बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो कोई भी स्पिरिचुअल चीज शुरू करने से पहले एक देयर इज बिगिनिंग सेरेमनी रखी जाती है, रिचुअल्स रखे जाते हैं। तो थिएटर में भी, स्टेज में भी परफॉर्म करने से पहले कुछ रिचुअल्स हुआ करते थे। आज भी हम इसको इसको मॉडर्न फॉर्म में फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेस में क्या होता है, दिया जला के अनुष्ठान की सूचना होती है, सरस्वती वंदना, गुरु वंदना आदि के माध्यम से सूचना होती है, शुरुआत होती है। तो एग्जैक्टली उस तरीके से वर्शिप ऑफ डेटीज ऑन द स्टेज के कुछ नियम थे। एंड जब हम पर्टिकुलर पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो ये चीजें ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ तांडव डांस। तांडव डांस जो है, इस चैप्टर को तांडव लक्षणम भी कहते हैं। हमें क्या पता है कि शिव जी जब गुस्से में आ जाते हैं तो तांडव करते हैं, और तांडव के बाद दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऐसे हमने पढ़ा है, जाना है। बट तांडव के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ तांडव देयर इज ए वीडियो इन द सेम प्लेलिस्ट, जाएं और देखें। तो यहाँ पे तांडव के टाइप्स और पोस्चर्स और एवरीथिंग अबाउट तांडव के बारे में डिस्कस किया गया है। चैप्टर 5 में प्रिलिमिनरी ऑफ अ प्ले,
पूर्वरंग विधानम मतलब steps involved in prelude to a performance including invocation and opening rituals. So पूर्वरंग विधानम is an important part. Then chapter 6 जो है वो है sentiments, रसाध्याय. So it includes different emotional flavor experienced by the audience, which is central to Indian aesthetics. तो हमें पता है क्या रस की थ्योरी क्या है. श्रृंगार हास्य रौद्र वीर भयानक विभत्साद भूत शांताश्च नवनाट्य संस्कृत. तो रस जो है वो भारतीय परंपरा का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. हम लोग बात करेंगे, पहले नवरस नहीं हुआ करते थे, 8 ही रस हुआ करते थे. देन लेटर ऑन 9 रसों में ये परिवर्तित हुआ. एंड इन डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, जब रस का चैप्टर पढ़ेंगे आपको सब कुछ पता चलेगा. नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड. चैप्टर 7 इमोशनल स्टेट भावाध्याय. तो क्या होता है कि जब रस की उत्पत्ति होती है, एक्टर जब कोई कैरेक्टर को प्ले करता है तो क्या होता है कि रस की उत्पत्ति होती है, रस के माध्यम से वो एक्सप्रेस करता है उस कैरेक्टर को. और जब रस की उत्पत्ति जब हो, तब जो ऑडियंस बैठा होता है वो कॉरस्पॉन्ड करता है उन रसों के साथ. और उस कॉरस्पॉन्डेंस का जरिया होता है भाव. मतलब जब हम रसों को देखते हैं तो हमारे मन में जो फीलिंग होती है, जैसे हम उस रस को एक्सपीरियंस करते हैं, वो है भाव. देन चैप्टर 8 जो है वो जेस्चर्स ऑफ माइनर लिम्स, दैट इज उपांग. और यहाँ पे अभिनय, टाइप्स ऑफ अभिनय के बारे में भी बात की गई है. तो माइनर लिम्स कौन से हैं? माइनर लिम्स में आते हैं आईज, आईब्रोज, नोज, लिप्स, चीक्स एंड चिन. हम लोग बात करेंगे आईब्रो के मूवमेंट्स के टाइप भी डिस्क्राइब किए गए हैं, आईज के मूवमेंट के टाइप्स भी डिस्क्राइब किए गए हैं, नोज के मूवमेंट, लिप्स के मूवमेंट, चिक्स के, चिन के, सारी चीजों को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है भरत मुनि ने, ताकि कोई भी डांसर, आज के जमाने का डांसर हो या फिर आज से 2000-3000 साल पुराने समय का डांसर हो, उसको पता है कि हर एक मूवमेंट का नाम क्या है और कैसे करना है. एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दुनिया में लोगों को जब प्रॉपरली चलने फिरने का, खाना खाने का, कपड़े पहनने का सलीका नहीं पता था, हम लोग तब आईज, आईब्रोज, नोज, लिप्स, चीक, चिन के मूवमेंट्स को नामांकित कर रहे थे. उनको कैसे मूव करके हम अपने भावों को, हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते थे, उन चीजों के बारे में बात कर रहे थे. तो सोचिए हम लोग कितना डेवलप थे उस समय से. और मुझे तो लगता है कि भारतीय जितने भी टेक्स्ट हैं उन सब की स्टडी इस तरीके से होनी चाहिए, बिकॉज वी आर सो मच एडवांस्ड. अपने कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए बिकॉज हम लोग जैसे ही विदेशी शिक्षा के चक्कर में फंसे, हमारी सारी जो अपनी धरोहर है वो खो गई. हमें विदेशी शिक्षा की भी जरूरत है, साइंस वगैरह, एआई, आज का जो एआई है वो सारी सारी जो चीजें हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो सब है. बट अलोंग विद दैट, जब हम पुराने चीजों को इसके साथ मिक्स करेंगे तभी प्रॉपर नॉलेज का डेवलपमेंट होगा. हमारे पास जो रिसोर्सेस ऑलरेडी हैं उन चीजों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं. नंबर 9 में आता है जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स ऑफ मेजर लिम्स. यहाँ पे हैंड, ब्रेस्ट, साइड्स, बेली, वेस्ट, थाइज एंड फीट के मूवमेंट्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया गया है. Gestures of other limbs, इसमें ऑपरेशन ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स लाइक ब्रेस्ट, साइड्स, बेली, वेस्ट, ये सब तो है ही, थाइज, शैंक, फीट, स्टेप्स, चारी, इन सारी चीजों को देखा गया है. उनके बारे में बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया गया है. एंड ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. चारी विधान, उसमें डेडिकेटेड टू डिफरेंट फुट वर्क. हम जब परफॉर्म करते हैं, हमारे फुटवर्क डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि नहीं, तो उसे कहते हैं चारी विधान. कैसे इनको यूज करना है. यूजेस ऑफ 32 चारी इज भौमिक एंड आकाशिक, दैट इज अर्थली एंड एरियल मूवमेंट्स. थानास, 4 न्यायास फॉर यूजिंग वेपन्स. डांस में या परफॉर्मेंस में आप जब वेपन्स यूज करते हो तो कैसे होगा. एक्ट्स रिलेटेड टू द बो. हेल्दी एक्सरसाइजेस ट्रीटेड इन 103 श्लोकास. तो इसमें सारी चीजें जैसे कि योगा मूवमेंट्स, हमें पता है हम जितना अच्छा योगा करेंगे डांस उतना अच्छा होता जाएगा, हमारी बॉडी खुलती जाएगी. तो ये सारी चीजें चारी विधानम में इंक्लूडेड है. मंडलम
मंडला प्रकार, द मंडला मूवमेंट्स। तो इसमें बोथ आर्टली एंड एरियल मूवमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन 70 श्लोकास। तो इसे पूछ लेते हैं मंडला प्रकार जो है वो कितने नंबर चैप्टर में है। गति प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स यानी मूवमेंट्स ऑफ मैन वुमेन। तो इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से मूवमेंट कैसा होगा। जैसे कि कोई पानी लेने जा रहा है ना, तो हम जैसे गोपी दिखाते हैं तो पानी का पॉट। मक्खन कोई ले रहा है तो, है ना, ऐसे। तो ऐसे करके मूवमेंट मूवमेंट के माध्यम से एंट्री एग्जिट ये सारी चीजें जो है इनको दिखाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। स्पीड एंड गति अकॉर्डिंग टू रसास। हम कथक में यूज करते हैं ना मटकी गत, मुरली गत। तो गति प्रकार के बारे में भरत मुनि ने भी बात किया है, तो इन चीजों को दिमाग में रखना जरूरी है। नेक्स्ट है कक्ष विभाग प्रवृत्ति एंड धर्मी। तो वृत्ति प्रवृत्ति और धर्म के ऊपर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है इसी प्लेलिस्ट में, प्लीज गो थ्रू इट। इसमें मैंने बहुत डिटेल में, शायद 20-25 मिनट का वीडियो है, जिसमें आप थोड़ा सा रुक रुक के भी देख सकते हैं। वहाँ पे पीपीटी भी बनी हुई है, यू कैन जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। तो उसमें क्या है, स्टेज में किस तरीके का डिविजन किया जाएगा रिगार्ड्स टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड 4 काइंड ऑफ प्रवृत्ति, रीजनल आइडेंटिटी। देन डेफिनेशन ऑफ लोक धर्मी एंड नाट्य धर्मी। जो नेचुरल चीजें होती हैं परफॉर्मेंस में, उनको लोक धर्मी कहते हैं। जो चीजें लार्जर देन लाइफ या नाटकीय होती हैं उनको नाट्य धर्मी कहा जाता है। धर्मी के बारे में भी मैंने वहां पे उस पीपीटी में बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्क्राइब कर रखा है। प्लीज ये जो प्लेलिस्ट है पूरा प्लेलिस्ट आप देखें, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको अच्छा लगेगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होगा। तो इट स्पीक्स ऑफ जोनल एंड लोकल यूसेजेस। देन चैप्टर 15 में आता है वाचिक अभिनय। इट डील्स विद ग्रामर, छंद एंड सॉरी। तो क्या है कि वाचिक मतलब वाक शब्द, वाक मतलब शब्द से आता है। डायलॉग बेस्ड, पोएम बेस्ड। तो इसमें ग्रामर का सही होना, छंद का सही होना, प्रोज का सही होना बहुत जरूरी है। देन है वृत्तास और मेट्रिकल पैटर्न्स। तो जैसे कि वाचिक अभिनय का ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट एक्चुअली डेडिकेटेड है वाचिक अभिनय में। तो मीटर्स ऑफ बैलेंस श्लोकस, श्लोक्स जो होते थे ना वैदिक समय के श्लोक्स, वो सारे श्लोक्स अलग अलग मीटर में सेट किए गए थे। तो कुछ होते थे मीटर्स ऑफ बैलेंस श्लोकस, और कुछ होते थे मीटर्स ऑफ unbalanced slokas, meters with balanced slokas and meters with unbalanced shlokas। तो इनके एग्जाम्पल के साथ बहुत सुंदर तरीके से अप्लाई किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। एंड आर्यवृत्त एंड आर्य गीता, उनको भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो हम ये पढ़ेंगे लेटर ऑन आर्यवृत्त एंड आर्य गीता के बारे में। अभी आप क्या करें कि ये चैप्टर्स में क्या क्या है वो चीज इसमें डाल दें इसमें, इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि आपको पॉइंट वाइज इन सब के नाम, चैप्टर्स के नाम और क्या क्या है बेसिक चीजें, ये थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे कोई शॉर्टकट है नहीं, यहाँ पे रट्टा ही मानना पड़ेगा, बिकॉज कौन से चैप्टर के बाद क्या आता है उसमें आप क्या करेंगे, उसको तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। देन चैप्टर 17 काव्य लक्षण, डिक्शन ऑफ ए प्ले। तो इसमें एम्बलिशमेंट्स ऑफ और एनहेंसमेंट्स, देन 4 अलंकार्स, 10 गुणास, 10 दोषास, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन की गई हैं। 36 सिम्टम्स ऑफ पोएट्री, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पोएट्री, एंड काव्य शास्त्र मैनुअल। तो देखिए कितनी सुंदर तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर 7 में, जो काव्य से जुड़ा हुआ है। एंड डिक्शन ऑफ ए प्ले जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। काव्य शास्त्र मैनुअल अगर आप पढ़ रहे तो आपको वाचिक अभिनय में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। आज भी हम लोग है ना कि रिसाइटेशन के क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो तो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर भरत मुनि ने इन सारी चीजों को एक्सप्लेन की है टू द स्टूडेंट्स। आज आप अगर इस बुक को लेके बैठे हैं तो आपको भी वो अपने स्टूडेंट जैसा ट्रीट कर रहे हैं और आपको भी सारी चीजें समझा दे रहे हैं। देन चैप्टर 18 जो है उसमें रूल्स ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा।
तो उसमें नाट्योक्ति लैंग्वेज एक नॉर्मल लैंग्वेज है जो हम बात करते हैं, बट नाट्योक्ति लैंग्वेज मतलब नाटक बेसिकली क्या होता है। नाटक जब हम लोग देखने जाते हैं तो लिटिल बिट ऑफ इट इज लार्जर देन लाइफ। तो उसमें नाट्योक्ति लैंग्वेज, उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ भाषा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप बी आर चोपड़ा की रामायण या बी आर चोपड़ा की महाभारत या फिर रामानंद सागर जी की रामायण देख रहे हैं, तो वहां पे जो भाषा का भ्राताश्री, माताश्री, पिताश्री आदि शब्दों का प्रयोग देखेंगे। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम अपने माता पिता को माताश्री पिताश्री बोल के नहीं संबोधित करते। तो नाट्योक्ति लैंग्वेज में वहां पे हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये भी फॉर्म ऑफ नाट्योक्ति लैंग्वेज है। डिविजन ऑफ प्राकृत, अपभ्रत और नेटिव वर्ड फॉर्म्स, विराम एंड काकू। एंड यहाँ पे ये जो रीजनल या फिर नेचुरल लैंग्वेज है, नॉर्मल लैंग्वेज, उसके साथ नाटकीय भाषा की तुलना भी की गई है। डिस्टिंक्शन जो है वो भी देखा गया है। देन 19 नंबर जो चैप्टर है वो है मोड ऑफ एड्रेस एंड कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन। तो जैसे कि अपर मिडिल एंड लोअर क्लास पीपल को कैसे किस सिस्टम से एड्रेस किया जाता था उस समय। prose properties showing description of vowel variation of kaku and vowels variation, ये सारी चीजों को देखा गया है, स्टडी की गई है। तो बेसिकली यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दिया जाता है, भावल पे, काकू पे एंड संबोधन पे। एक अपर उस समय की बात अगर करें तो अपर क्लास पर्सन जो है वो लोअर क्लास या मिडिल क्लास पर्सन से कैसे बात करेगा, क्योंकि वहां पे उस समय का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो बहुत डिफरेंट था इस समय से। तो एक क्लास जो है दूसरे क्लास से बहुत ज्यादा डिटैच था। एंड सब में बहुत ज्यादा क्या बोले, अपने अपने कास्ट को लेके सबके अंदर बहुत ज्यादा वेटेज भरी हुई थी। तो दैट वाज, तो संबोधन में भी उसका रिफ्लेक्टेंस मिलेगा। राजा जो होगा वो थोड़ी ना अ, जो लोअर क्लास पीजन क्लास के लोगों से बात करेगा तो वो उतना रिस्पेक्ट दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां उस समय की जो बात कर रहे हैं हम, तो उस समय का भैया ऐसे ही चल रहा था। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं स्टोरीज में एंड परफॉर्मेंसेस में, नाटकीयता में। रूपक, तो इट गिव्स फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ दस रूपक, दैट इज द 10 फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ ड्रामा के अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स इंडिकेट किया गया है। और ये जो दस रूपक भरत मुनि ने डिस्क्राइब किया था उसको बाद में एक्सटेंड किया था धनंजय ने, जिन्होंने दस रूपक के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया बना दिया, बहुत ही बढ़िया रूप से एक्सप्लेन किया। एंड फॉर योर एग्जाम पर्पसेस धनंजय का दशरूपक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैं एक टेबल आपको प्रोवाइड करूंगी जिसमें से आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा विथ एग्जाम्पल कि दशरूपक क्या है और कैसे है। तो चलिए संधि निरूपण है, चैप्टर 21, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लॉट, लिम्स ऑफ सेगमेंट। तो इसमें पंच संधि, पंच अवस्था, पंच अर्थ प्रकृति और ऑर्गन्स ऑफ संधि, देन अर्थ पक्ष का मतलब यूज ऑफ क्राफ्ट, ये सारी चीजें देखी गई हैं। वृत्ति विकल्पम, इसमें स्टाइल्स ऑफ एक्सप्रेशन मतलब भारती, सत्यवती, आर्यभट्टी, कैशिकी, इन वृत्तियों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और इनकी बहुत सुंदर कहानी भी है, आई विल टेल यू लेटर ऑन कि किस तरह से ये चारों वृत्तियां एग्जिस्टेंस में आई। देन है आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय क्या है? आहार्य अभिनय डिपेंड्स ऑन नेपथ्य, ग्रीन रूम एंड द अटायर। तो 4 टाइप्स ऑफ दैट इज नेपथ्यस, इनके बारे में डिस्कस किया गया है। मेथड्स ऑफ बॉडी बॉडी पेंटिंग, मेकअप से रिलेटेड सारी चीजें, मेथड्स ऑफ पेंटिंग मुस्ताचे एंड बियर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ नेपथ्य, मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग बर्ड्स, एनिमल्स, स्नेक एक्सेट्रा प्रेजेंटेड ऑन नाट्य मंडप एंड स्टेज। तो यहाँ पे मेकअप से जुड़ी हुई सारी चीजें इंक्लूडिंग ग्रीन रूम,
इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। देन सामान्य अभिनय और हार्मोनियस रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या है, उत्तम मध्यम अधम नेचर ऑफ द कैरेक्टर्स, इनको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। ऑर्नामेंट्स ऑफ मैन वुमेन, मेकअप द फेस एंड अदर लिम्स with grease paints, etc. Details of natural derives and subsidiary color, false hair, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मास्क, इन सारी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर जिनकी जरूरत हो। फिजिकल नेचुरल एंड इनवॉल्युंटरी ग्रेसेस इन woman, man, and the 12 forms of voice expression, 8 varieties of heroines in love, that is अष्टविध नायिका, and general expression on the stage। ये सारी चीजें सामान्य अभिनय और हार्मोनियस रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत होती हैं। चैप्टर 25 जो है वहां पे है बाह्योपचार, दैट इज द डीलिंग विद कॉर्टिजन्स एंड वैशिका। तो ये डील करता है प्रकृति, दैट इज फीमेल्स के साथ। कैरेक्टर इन मैन एंड वुमेन, प्रकृति वाला जो कैरेक्टर है इन मैन एंड वुमेन, 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन मैन एंड वुमेन, 4 टाइप्स ऑफ हीरोज, 4 टाइप्स ऑफ हीरोइंस with their assistants and details thereof। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इन डिटेल्स में अलग अलग टाइप के ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी करते हैं। जब मैं सीखती थी तो मेरी टीचर, मेरी डांस टीचर जो थी शिल्पी मैम, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आप नृत्य की विधा को बहुत अच्छे से आत्मस्थ कर लो तो फिर क्या होता है कि सामने वाला जो इंसान है उसके मूवमेंट को देख के, उसकी बातों को देख के ही आप समझ सकते हो कि इसके मन में क्या चल रहा है। उसके एक्सप्रेशंस को देख के आप समझ जाओगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। बिकॉज ये विधा ही ऐसी है कि जहाँ पे आप कैरेक्टर से डील कर रहे हो, कैरेक्टर्स की पॉजिटिव चीजें, कैरेक्टर की निगेटिव चीजें, और कैसे 99.99% ह्यूमन बीइंग आर ग्रे इन शेड, इस चीज के ऊपर भी। नेक्स्ट है चित्राभिनय और वेरिड रिप्रेजेंटेशन, दैट इज पार्ट ऑफ 26 नंबर चैप्टर, जहाँ पे एक्टिंग मेथड फॉर परफॉर्मिंग द स्काई, नाइट, इवनिंग, डार्कनेस एक्सेट्रा इवन। तो चित्राभिनय इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप कैसे नेचर को कर सकते हो लोगों के सामने, यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया। चैप्टर 27 नाट्य सिद्धि, दैट इज सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्शन प्ले। तो यहाँ पे दैवीय एंड मानुष सिद्धि, इन 2 टाइप की सिद्धि का नाम बोला गया है। देन 4 टाइप्स ऑफ इंटरप्शंस इन ए प्ले, एक प्ले को किन चीजें मुसीबत में डाल सकती हैं, खराब कर सकती हैं। अगर परफॉर्मेंस जज किया जा रहा है तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जजेस का, ऑडियंस का। राइट टाइम ऑफ द डे, जब प्लेस टू बी प्रोड्यूस्ड एंड परफॉर्म्ड, इन सारी चीजों में, इस चीजों को नाट्य सिद्धि में डिस्क्राइब किया गया है। देन जाति विकल्पम, ये है 28 नंबर चैप्टर, द प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूजिक बोथ इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल। तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, 4 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की गई है। अलोंग विद दैट सरगम, मूर्छना, श्रुति, जाति के बारे में बात की गई है। तो ये जगह अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, सपोज जाति विकल्पम इज डिस्कस्ड इन विच चैप्टर ऑफ नाट्य शास्त्र, तो इसी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। आप इजीली बोल देंगे चैप्टर 28, देन इट विल बी डन। चैप्टर 29, इसमें स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, वीणा। तो वीणा का रिस्पेक्ट तो वैसे भी हमारे देश में बहुत ज्यादा है, सबको पता है कि देवी सरस्वती वो वीणा वादिनी है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है वीणा को अकॉर्डिंग टू रसा, यूज ऑफ मेलोडीज अकॉर्डिंग टू रसा, जिस रस के प्राधान्य को लेकर जिस म्यूजिकल नोट को बनाया जा रहा है, किस तरीके से उसको अरेंज किया जाएगा वीणा में। प्लेइंग द ट्यून्स इन प्रिलिमिनरी रिचुअल्स, 4 वर्णास, इन इसके ऊपर भी ध्यान रखा गया है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मेंशन कर दूं कि वर्णस मींस अकॉर्डिंग टू प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशंस, वर्ण जो है वो जाति से अलग है। वर्ण एक्चुअली गुण और कर्म के विभाग पे, मतलब क्या कहें, क्वालिटी के ऊपर निर्भरशील है, जबकि जाति जो है वो स्ट्रक्चर्ड है एंड
वो एक सीढ़ियों जैसी है कि ये जाति जहाँ पे बाय बर्थ ये निर्धारित होती है, ये जाति जिस स्टेयर में खड़ा है वो वहीं पे रहेगा, दूसरा जाति जहाँ पे है वो, ये अगर बहुत ज्यादा क्वालिफाइड इंसान भी है तो उसको भी मतलब अक्रॉस द स्ट्रेटा मूव करना अलाउड नहीं है। बट वर्ण का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया है, जहाँ पे मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है, कोई भी इंसान टैलेंटेड है तो उस टैलेंट की वैल्यूएशन की जाती थी। और अगर आप पुराने शास्त्र ग्रंथ देखें तो जाति का उतना फोकस है नहीं, वर्ण के ऊपर ही है। भगवत गीता में भी ये चीज मेंशन है कि वर्ण जो है वो गुण और कर्म के भित्ति पे बेस के ऊपर खड़ा हुआ है। नंबर 30, सुशिरा। सुशिरा है अतोद्या फ्लूट। तो नेचर ऑफ द फ्लूट, इट्स प्लेइंग मेथड, इट्स फॉलो विंड इंस्ट्रूमेंट प्लेड इन कॉम्बिनेशन विद वीणा, वेणु एंड वोकल। तो हमारे तो जो कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण, वो खुद ही वासुदेव वाले हैं। तो यहाँ पे भी जैसे कि माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है, हमारे भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी है। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है नेचर ऑफ फ्लूट, इसके प्लेइंग मेथड क्या है, हॉलो का साइज क्या होना है, विंड इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले करने हैं इन कॉम्बिनेशन विद वीणा, वेणु एंड वोकल। देन चैप्टर 31 में ताल एंड लय। तो ताल क्या है? ताल है यूनिट ऑफ टाइम मेजरमेंट, है ना। पे ताल, लय, लय, ताल की गति को लय कहते हैं। तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है, क्वालिटी ऑफ सिंगर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, रिदम, टेम्पो एक्सेट्रा, along with delicate dance, लास्य, its division and representation. Then ध्रुव ध्याय, ध्रुव सॉन्ग्स और ध्रुव विधान। तो इसमें टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स, देन 5 सिचुएशन इन विच द सॉन्ग इज यूज्ड, the content and meter of the song, its relationship with the character, emotion and rasa। तो बहुत ही सुंदर चीज है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे आज भी हम अगर देखेंगे, आप बॉलीवुड में कोई भी मूवी सुपर हिट हुई होगी तो उसका उसका म्यूजिक बहुत अच्छा हुआ होगा। तो हमारा जो भारतीय स्टेट है ना, भारतीय टेस्ट जो है, भारतीय टेस्ट एक्चुअली नृत्य, नाट्य और संगीत के मिश्रण से ड्रामा को देखता है। इसीलिए गाना अगर अच्छा होगा तो फिर लोगों के मन में वो प्रभाव पड़ता है और फिर स्टोरी भी हिट हो जाती है। और ये आज का टेस्ट नहीं है हमारा। जैसे कहा कि दुनिया में लोग जब सलीके से चलना फिरना सीख रहे थे, तब हम एक ऐसे टेक्स्ट का डेवलपमेंट कर रहे थे जहां पे हम बोल रहे थे कि ध्रुव विधान, जिसमें टाइप ऑफ सॉन्ग्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, 5 सिचुएशन इन विच द सॉन्ग इज यूज, कंटेंट क्या होना है, मीटर क्या होना है, ये सारी चीजें हम उस समय डिस्क्राइब कर रहे हैं। इमोशन एंड रस के साथ म्यूजिक को हम उस समय से देख रहे हैं। अवनथ, अवनथ डील्स विद पुष्कर वाद्य, मतलब परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें क्या है कि मेजर एंड माइनर इंस्ट्रूमेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेइंग, 3 टाइप्स ऑफ परकशन इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस, इन सारी चीजों के बारे में प्रॉपरली डिस्कस किया गया। टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, प्रकृति, प्रकृति। तो उसमें डिस्कसेस ऑफ नेचर ऑफ मैन एंड वुमेन, 4 टाइप्स ऑफ हीरोज अंडर नायक फैमिली, कैरेक्टर्स ऑफ महादेवी, देवी, dancer and dasi, characteristic representation of honorable priest, ministers and secretaries। as I told you also earlier कि कैसे कैरेक्टर्स को समझना बहुत जरूरी होता है। और धीरे धीरे जब ये आप प्रैक्टिस करने लगते हो, आप अपनी जिंदगी में भी लोगों के कैरेक्टर्स को समझना शुरू कर देते हो बहुत इजीली। और इसीलिए शायद नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जा रहा है। साधना के माध्यम से हम जो चीजें अचीव करते हैं वो चीजें नाट्य साधना के माध्यम से भी अचीव कर सकते हैं। भक्ति, कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी एंड लोगों को पहचानने की विधा। नंबर 35 इसमें है भूमिका विकल्प। यहाँ पे किस तरीके का रोल, कैसे, मतलब कास्टिंग के बारे में आप कह सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल टू द सूत्रधार, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। पहले के समय में सूत्रधार से नाटक की शुरुआत होती। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है
पुराने समय के नाटक के विषय में जानना, अगर आप इंटरेस्ट रख सकते हैं तो इंटरेस्ट रखते हैं तो आई सजेस्ट कि यूट्यूब में अवेलेबल होगा उपनिषद गंगा। वहां पे आप देख सकते हैं कि पुराने समय नाटक कैसे किए जाते थे, इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। सूत्रधार से शुरू होता था एंड जिस तरह से प्रार्थना के माध्यम से शुरुआत होती थी नाटक की, बहुत सुंदर संस्कृत नाटक कैसे हुआ करते थे उस समय के, बहुत सुंदर हाईलाइट करके बनाया गया है उपनिषद गंगा। आई सजेस्ट यू टू वॉच, क्योंकि अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के छात्र हैं तो ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट इज नाट्य शापा और डिसेंट ऑफ धर्म। तो इसमें एक बहुत सुंदर कहानी भी है, किस तरह से नाट्य शापा मतलब भरत मुनि के बच्चों को श्राप मिला था एंड किस तरह से ड्रामा स्वर्ग से पृथ्वी तक आया। इन सारी कहानियों को वर्णना किया गया है। Bharata's explanation, importance of preliminaries, arrogant sons of Bharata being cursed by sages, representation of celestial compromise by Bharata were discussed. It speaks of Nahusha, who नहुष वो राजा थे जिन्होंने इनवाइट किया था भरत मुनि के बच्चों को टू ब्रिंग ड्रामा टू द अर्थ, एंड द ग्रेटनेस ऑफ नाट्य वेदा एंड बेनिफिट्स आर एक्सप्लेन। तो हमारे भारतीय परंपरा के जितने भी टेक्स्ट हैं, इन सारे टेक्स्टों में एक खासियत ये है कि ये लास्ट में बेनिफिट को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी तरह से नाट्यवेद में भी एक्सप्लेन किया गया है। और ये जो कहानी है, ये कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी इस चैप्टर में मैं बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। यहाँ पे आपको ये 36 चैप्टर्स सीरियली याद करने हैं एंड हर एक का टॉपिक जो है वो भी याद रखना है, बिकॉज एग्जाम्स में आते हैं। एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए विद दिस नोट मैं आज का ये क्लास खत्म करती हूँ। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये चैनल नेचर एंड कल्चर को लेके डील करता है एंड ये जो मेरा प्लेलिस्ट है, अलग अलग प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेचर कल्चर ट्रेवल इन सारी चीजों को कवरेज करता है मेरा चैनल। और दिस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट जो है, ये स्पेसिफिक प्लेलिस्ट मैंने डिजाइन किया है आप जैसे पर्सन्स के लिए जिनको रुचि है, जिनको सीखना है एंड जो अलग अलग तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्स की इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस ड्रामा एंड थिएटर। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर दें। बाय एंड गूगल क्लासरूम लिंक वगैरह प्रोवाइड किया गया है, प्लीज गो थ्रू इट, प्लीज बी ए पार्ट ऑफ माय क्लासेस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।